So good afternoon, my dear NEET aspirants. This is Manas Khantuja on Manas Khantuja's Chemistry Adda channel. तो बच्चों आज के सेशन में मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराऊंगा। इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से चैप्टर से जो हमें पढ़ने हैं और किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो सारी बातें मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें जो भी थ्योरी लग रही होगी वो भी मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताते हुए चलूंगा। ओके, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का ऑन एन एवरेज 8 मार्क्स का वेटेज रहता है। आप थंबनेल में प्लस से 8 देख पा रहे होगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें ट्रेंड है, 2 क्वेश्चन इससे आए हैं। सिलेबस कम हो गया था फिर भी इससे 2 ही क्वेश्चन आए, कोई पढ़े नहीं इससे, जबकि काफी चैप्टर्स हट गए थे तो इसका वेटेज नहीं बढ़ा एज कंपेयर टू अदर चैप्टर। बाकी चैप्टरों में एक एक क्वेश्चन इंक्रीज करा, पर एटॉमिक स्ट्रक्चर का 2023-22 का जो ट्रेंड था वही 2024 और 2024 का जो रीनीट हुआ 1563 बच्चों ने, ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों ने जो पेपर दिया उसमें भी 2 ही क्वेश्चन है। 21 का पेपर ऐसा था जहां एक क्वेश्चन आया था तो वो माहौल कोरोना वाला था तो उसको हम इतना रेफरेंस नहीं ले सकते। बट अगर हम देखें 2-22 में, 2-23 में, 2024 में और 2024 के दोबारा जब पेपर हुआ तब भी यही पैटर्न फॉलो हुआ। तो 8 मार्क्स का हम इसका मान सकते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन आते हैं। अब कौन से टॉपिक से ज्यादा आते हैं, तो वंस अगेन बच्चों आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, और अगर ये हेल्प करे आपकी तो जरूर लाइक करना, और ऐसी वीडियोस आप चाहते हो रेगुलरली आपके टाइमलाइन पे दिखते रहे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्वांटम नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इसका इस्तेमाल पीरियोडिक टेबल में तो होता ही, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में, केमिकल बॉन्डिंग में भी इसकी जरूरत पड़ती है, और पूरी पीरियोडिक और पी ब्लॉक केमिस्ट्री में आपको क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। आप बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे पी ब्लॉक निकाल ही नहीं पाओगे उसकी बहुत सारी चीजें। ओके, तो क्वांटम नंबर्स हमारा एक क्वेश्चन भी देता है और हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी करता है। फिर अगर हम बात करें बोहर्स मॉडल से क्या चीज आती है, तो बोहर मॉडल में आपने 3 डेरिवेशन पढ़े। 11th क्लास के पेपर में तो आते ही हैं, वो स्कूल वाले टीचर्स डेरिवेशन दे देते हैं, बट वो जो फॉर्मूला निकल के आता है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल, तो वो 3 फॉर्मूले प्लस उनका जो छोटा वाला फॉर्मूला आता है जो हम अप्रोक्सीमेशन करके निकालते हैं, उससे सीधा सीधा न्यूमेरिकल नीट के पेपर में आ जाता है। तो आप बोहर्स मॉडल के वो फॉर्मूलों को और बोहर मॉडल के पोस्टलेट को भी बहुत अच्छा समझो कि एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर nh/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीप्लाई होता है। छोटी छोटी बातें वो भी आपकी स्टेटमेंट्स में आ सकती हैं। ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल में आपसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, लैम्डा बराबर h/mv वेवलेंथ निकालने को आ सकती है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। बहुत मुश्किल चीजें नहीं आती, सीधा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, एनसीईआरटी से भी पढ़ा है, सारे फॉर्मूले आपको क्लियरली पता है और यूनिट्स में आप कोई गलती नहीं करते, तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री की ज्यादातर क्वेश्चन हो जाते हैं। ऑर्बिटल शेप्स क्या चीज है, जैसे आपको पता है पी हमारी पी एक्स पी वाई पी जेड होती है, डी किस तरह से 5 होती है, तो उनकी ओरिएंटेशन पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो भी आप सिंपल से एनसीईआरटी में 1-2 पेज का दे रखा है, अगर उतना भी पढ़ोगे तो उसी से भी आपका स्टेटमेंट निकल के आ जाता है और वंस अगेन आपके 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो बुक्स के बारे में भी मैं इस वीडियो में जरूर बताऊंगा कि आपको कौन सी प्रेफर करनी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो रीनीट वाले स्टूडेंट थे 1563, उनको क्या क्वेश्चन मिला था क्वांटम नंबर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन था द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। क्वांटम नंबर 4 होते हैं, 3 स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से ड्राइव होते हैं। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को जरूर याद रखना, कभी कभी सीधा पूछ ली जाती है, और स्पिन क्वांटम नंबर आपका स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से ड्राइव नहीं। तो ये 4 क्वांटम नंबर को हमें अरेंज करना है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ कौन सा रूल लगता है, यहाँ पे रूल लगता है बच्चों ऑफ-बाउ प्रिंसिपल का। तो आपको पता है कि जिसका भी n+l ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन का n+l ज्यादा है तो उसकी एटम के अंदर एनर्जी ज्यादा है। ओके, तो अब n क्या होता है, n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे आप देखो चारों का n+l फटाफट से देख लो, तो 4 + 2 6, 3 + 2 5, 4 + 1 5 और 3 + 1 4। सबसे बड़ा क्या है 6, कौन से वाले का है फर्स्ट का। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ी वाली एनर्जी सबसे पहले, तो हमारा स्टार्ट होगा 1 से। 1 किससे ऑप्शन में, सेकंड और फोर्थ में, तो अभी एक और चेक करना पड़ेगा, इसी से हमारा क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा 5 वाला, पर 5 में टाई हो रहा है, इसका भी 5 है और इसका भी 5 है, फिर कैसे करें। तो एक छोटा सा रूल याद रखना, इफ n+l is same, if n+l is same, then check
n, तो जिसका n ज्यादा होगा, तो मान लो जिसका n ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। अगर किसी का n ज्यादा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो देखो n प्लस एल जहां जहां 5 है, ये 3 प्लस 2 5 है और ये 4 प्लस 1 5 है, तो इस वाली की एनर्जी ज्यादा होगी। तो हमारा फर्स्ट के बाद थर्ड आना, फर्स्ट के बाद क्या आना है, थर्ड आना। अब आप चाहो तो फर्दर चेक कर सकते हो, पर वो टाइम की वेस्टेज होगी। आपको बच्चा 92% से ज्यादा क्वेश्चंस को करना है, 92% से ज्यादा स्कोर करना है, वही सेफ स्कोर होता है। कितना हो गया 92%, 720 का ये अप्रॉक्स होता है 662 नंबर। 660 प्लस अगर आपके नंबर है तो आपको अगले साल भी कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 660 प्लस। ओके, तो उसके लिए आपको लगभग हर क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा, आप ज्यादा क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। तो आप किसी में ज्यादा टाइम भी नहीं दे सकते। केमिस्ट्री तो आपको वैसे भी जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी, तो आप आगे जाओ बाकी दोनों भी चेक करो, तो वो टाइम वेस्ट है। ठीक है, सीधा आपका आंसर ये क्लियरली पता लग रहा है, फर्स्ट के बाद थर्ड आना है, तो हमारा आंसर सेकंड होगा। तो फर्दर टाइम वेस्ट ना करें, और किसी ऑप्शन में फर्स्ट थर्ड दे नहीं रखा, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड और फोर्थ। ओके, तो अब याद रखिए कि 4 क्वांटम नंबर में जो एनर्जी वाले होते हैं वो n प्लस एल से पता लगता है, और अगर n प्लस एल सेम हो जाए तो फिर किससे देखोगे, n देखोगे। टाई होगा तभी ना, टाई का केस भी तो पता होना चाहिए। अच्छा, मैं अगर इन ऑर्बिटल के नाम पूछूं तो ये है आपकी 4 हो गया n, और L2 किसका होता है, d, तो ये 4d है। अगर मैं 3 2 किसकी, L2 किसका होता है, d का होता है, तो 3d हो गई। ये 4 है, और L1 किसका होता है, p का, तो ये 4p की बात हो रही है, और नीचे वाली भी 3p। ठीक है, तो आपने इन चारों ऑर्बिटल्स को भी अरेंज कर लिया एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो हम अगर देखें क्या ऑर्डर रहा, आप लोग इतना टाइम बस मत वेस्ट करना, आप फटाफट से आंसर निकाल के आगे बढ़ जाना। बट मैंने आपसे कहा था कि जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसके पीछे की थ्योरी भी बताते चलूंगा। तो देखो, सबसे ज्यादा एनर्जी 4d की होनी चाहिए, जो कि आई। फिर किसकी होनी चाहिए, 4p की। फिर आपका 3d आता है, और आखिर में 3p आता है। और पावर प्रिंसिपल में चेक कर लेना, 4d पहले है, 4p उसके बाद है, और फिर 3d आता है, 3d 4p। ओके, तो ये आप जरूर चेक कर सकते हो, जो आपने गोले बनाए हैं वो इसी प्रिंसिपल से आए जाते हैं, n प्लस एल। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बट वंस अगेन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आप कहो कि सर एनसीईआरटी में कहाँ दे रखा है, तो आपको मिल जाएगा, ये टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी का बहुत छोटा सा पार्ट भी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो द वाल्मर स्पेक्ट्रल लाइन फॉर H एटम विद लोएस्ट एनर्जी इज लोकेटेड। तो आपको पता है लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, पीफुंड, हमपेरी, 5 हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं। बाल्मर का स्पेशल क्वालिटी क्या है, क्योंकि वो विजिबल रीजन में होती है। ये क्वेश्चन भी आ रखा है, विजिबल रीजन में बाल्मर स्पेक्ट्रल लाइन होती है, इस बात को याद रखें। बाल्मर वो स्पीसीज होती है जब भी इलेक्ट्रॉन हमारा सेकेंड शेल में आता है, कहीं से भी आ रहा हो, तो जो स्पेक्ट्रम इवॉल्व होता है तो हम बाल्मर के रीजन में आता है। तो N1 आपका 2 है। अब लोएस्ट एनर्जी के लिए कहां से आओ, दो तरीका होता है, लोएस्ट एनर्जी और हाईएस्ट एनर्जी। में क्वेश्चन को जूम कर देता हूं अगर दिख नहीं पा रहा हो तो, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत ना आ रही हो ना। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर हमें दे रखा है कि लोएस्ट एनर्जी चाहिए हमें, तो क्या हम इनफाइनाइट से आए या फिर पड़ोस से आए। तो याद रखना बच्चों, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एडजेसेंट शेल से आएगा, तो 2 का एडजेसेंट 3 ऊपर से आता है, हमेशा ये बात को याद रखना। तो हमारा N2 3 हो गया, N1 2 N2 3। जब हमारा एडजेसेंट से आता है तो लोएस्ट एनर्जी की वेवलेंथ आती है। लोएस्ट एनर्जी होगी पर वेवलेंथ सबसे बड़ी होगी, क्योंकि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, हमें पूछा जा रहा है 1 लैम्डा RH 1 N1 स्क्वायर, तो N1 स्क्वायर है 2, और 1/3 का स्क्वायर यानी 9। ओके, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई लैम्डा ये होगी कि नहीं होगी, तो चेक कर लेते हैं। द बाल्मर स्पेक्ट्रल लाइन, यहाँ पे आपका लैम्डा। ओके, फिर लैम्डा हमारा कितना आ गया, लैम्डा हमारा आ जाएगा 4 और 81। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 का स्क्वायर पहले ही लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे ये गलती हो रही है, 4 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। ओके, मैंने पहले ही 9 लिख दिया। तो ये आपका 4 और 9 का एलसीएम क्या होता है, 4 और 9 का हमारा एलसीएम होता है, तो 4 और 9 का एलसीएम हमारा 36 हो गया, और ये आपका 5/36, ये आ गया आपका 1 लैम्डा। अब अगर आप यूनिट देखो, ये 1 लैम्डा है, ठीक है। अब हम
क्या पूछा जा रहा है, ये कैसे पता लगा सकता है कि लैम्डा पूछा जा रहा है? तो लैम्डा का यूनिट तो सेंटीमीटर इनवर्स नहीं होता, सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट होता है वेव नंबर का। किसका यूनिट होता है? वेव नंबर का। तो हमसे वेव नंबर पूछा जा रहा था लोएस्ट एनर्जी का, और वो डेफिनेटली 5r/36 होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब दूसरा स्टेटमेंट में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में आ रहा है, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो मैक्सिमा जो होता है वो लोअर वेवलेंथ पे मिल जाता है। अब आप सब बायो के बच्चे हो, शायद कुछ बच्चों को नहीं पता मैक्सिमा क्या होता है। मैक्सिमा वो पॉइंट होता है जब हमें फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू मिलती है। तो देखो ये पॉइंट मैक्सिमा है और ये पॉइंट मैक्सिमा है। मैक्सिमा y की वैल्यूज को होता है। तो देखो y कोऑर्डिनेट यहाँ ज्यादा है और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ज्यादा है इस कर्व में। तो देखो जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। ये बड़ी वेवलेंथ पे आ रहा है पर टेम्परेचर छोटा है, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेवलेंथ कम हो रही है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि आप अगर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो मैक्सिमा होता है कर्व का वो लोअर वेवलेंथ पे शिफ्ट कर जाता है। ये इस कर्व में आप देख पा रहे हो। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, हमारा आंसर हो गया बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ये आंसर नहीं, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बोथ स्टेटमेंट 1 आर एंड सेकंड आर। तो ये रीनीत के दो क्वेश्चन थे। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, शायद बच्चों ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा हो, शायद ना भी पढ़ा हो। ओके, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। अब हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स। देखो दोनों पेपर में क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आए, तो सबसे ऊपर मैंने क्वांटम नंबर्स को इसलिए रखा था क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 4 क्वांटम नंबर होते हैं बच्चों, 3 निकलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, n, l और ml। ठीक है, ये तीनों निकलते हैं किससे? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। n आपका बताता है शेल के बारे में, शेल k होगी, l होगी, m होगी, n होगी, आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता लगता है। अब अगर आपको r का फॉर्मूला याद है, रेडियस ऑफ शेल या रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, तो उसमें आपको पता है n आता है, यानी साइज शेल पे डिपेंड करता है। अगर मैं 2s की बात करूं वो छोटी होगी, 3s बड़ी होगी, 4s और भी बड़ी होगी। तो ये s तो सेम है, किससे पता लग रहा है? n से हमारा साइज पता लग रहा है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि अगर साइज ऑफ ऑर्बिटल की बात हो रही है तो वो n से पता लगेगी? तो सबसे पहले वाले का सेकंड है ऑप्शन, फिर सीधा सीधा डी का जो है वो क्या है? सेकंड है। ठीक है, तो वो एक ही ऑप्शन में दे रखा है। वैसे तो सीधा सीधा आंसर फिर पहले स्टेप में आ गया। आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करो, वो साइज ऑफ ऑर्बिटल है, समय बर्बाद करना नहीं, एक ही ऑप्शन में ऐसा दे रखा है। डी जो है वो सेकंड से मैच हो रहा है। कहीं है डी सेकंड? नहीं है। पर फिलहाल मेरे को तो आप पूरा ही बताना है, आप एग्जाम में पूरा मत करने चले जाना। तो n हमारा साइज बताता है। तो ऐसी ट्रिक्स जरूर ढूंढ लिया करो बच्चों, जब आपको पूरा क्वेश्चन ना सॉल्व करना पड़े और पहले ही 15 सेकंड में आपको आंसर मिल जाए। तो बहुत बड़ी गलती होगी जो बच्चा पूरा सॉल्व करेगा उसकी, क्योंकि वो बचे हुए 1 मिनट से आप 4 नंबर और गेन कर सकते थे, और 4 नंबर की वैल्यू बहुत है। 660 पे इस सेकंड राउंड में, 660 के बाद गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, तो जो बच्चा 656 पे, उसे राउंड 2 तक बैठना पड़ा। राउंड 2 में उधर बेचारा कर्नाटका में प्राइवेट कॉलेज भी ढूंढ रहा है, कहीं सस्ता मिल जाए, और केरला में भी ढूंढ रहा है। तो आप लोगों के पैसे भी तो बर्बाद होते हैं, कहीं फ्री एग्जिट होती है, कहीं फ्री एग्जिट नहीं होती। राउंड 1 में ही डिसीजन लेने को मिल जाता, 4 नंबर की वजह से उसे इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं कुछ बच्चों का 4 नंबर की वजह से गवर्नमेंट से, जिनकी रैंक 25,000 के ऊपर है, वो प्राइवेट पे आ गए। तो 1 लाख फीस बन जाती है 14 लाख, अगर आप 4 नंबर की इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो इस बात को ध्यान रखें, ऐसी गलतियां ना करें। आपको आता है, टॉपिक बहुत अच्छा आता है, पर समय भी बचाएं, एफिशिएंट भी बने। एक्यूरेट तो आप हो, अब एफिशिएंट भी बनो। ठीक है, तो ये गलतियां 2025 में मत करना, अगर ड्रॉप कर रहे हो या फिर पहली बार नीट का पेपर दे। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होंगे जो फटाफट हो सकते हैं, पर आप समय बर्बाद करें क्योंकि आप पूरा समझाना चाह रहे हो। यू आर नॉट अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को समझ गए। अब हम L की बात करते हैं। तो L से क्या पता लगता है? L0 है तो आपको पता S है, L1 है तो पता लगा p ऑर्बिटल है, LD2 है तो पता लगा D है, L3 है तो पता लगा F है। L से पता लग रहा है, और यही हमें बताती है शेप। S कैसा है? स्फेरिकल। P क्या है? डम्बल। F क्या है? डबल डम्बल। तो L से हमें शेप के बारे में पता लग रहा है। L से क्या पता लग रहा है? शेप के बारे में। अब हम ML की बात करें तो इसका नाम तो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, पर ये मैग्नेटिक नेचर नहीं बताता, ये ओरिएंटेशन बताता है। आपको पता है कि P भी 3 तरह की होती है, कौन कौन सी? PX, PY और PZ। तो P की शेप डंबल है, पर वो किस तरह से रखी है वो उसकी ओरिएंटेशन कहलाती है।
जैसे कैलकुलेटर है, ये एक तरह का क्यूबॉइड है जिसकी थिकनेस बहुत कम है। तो अगर मैं इसको इस शेप में रख रहा हूँ तो इसकी ओरिएंटेशन है, अगर मैंने इसे ऐसे रखा है तो ये वाई लाइन पर ओरिएंटेड है, अगर मैंने इसे ऐसे रखा है तो ये एक्स एक्सिस पर ओरिएंटेड है। तो ओरिएंटेशन है आप चीज को रख कैसे रहे, किस तरीके से आपने रखा, शेप है वो कैसा है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन बताता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नाम ही है इसका बस मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नेचर से इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या बताता है, ओरिएंटेशन। अब चौथी चीज क्या रह गई, चौथी चीज है स्पिन क्वांटम नंबर। तो एक्चुअली में स्पिन क्वांटम नंबर से आपका क्या पता लगता है, मैग्नेटिक नेचर। तो नाम तो उसका स्पिन है पर एक्चुअली में वो मैग्नेटिक नेचर बताता है। इलेक्ट्रॉन दो तरह से रिवॉल्व करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप सब फिजिक्स अच्छे से पढ़ते हो तो आपको पता है, अगर कोई चीज क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने वाले से अपोजिट होगा। तो इससे पता लगा स्पिन क्वांटम नंबर मैग्नेटिक नेचर बताता है। और ओरिएंटेशन तो बता ही रहा है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ओके, तो प्लस है तो क्लॉकवाइज है, माइनस है तो एंटी क्लॉकवाइज है, और उसी से मैग्नेटिक नेचर भी डिफाइन होता है। तो वैसे तो आपका आंसर यहां से क्लियर हो ही गया है, सी का हमारा फर्स्ट है, बी का हमारा फोर्थ है और ए का हमारा थर्ड। पर आप चाहो तो इसे पहले 15 सेकंड में ही आंसर कर सकते थे। ओके, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो इतना समय प्लीज मत वेस्ट करना, आप भी इस तरह की चीजें ढूंढ लिया करो, और वो तभी आएंगी जब आप PYQ बहुत करते हो, खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हो और टाइम वॉच लगा के क्वेश्चन करते हो, ठीक है। 15 क्वेश्चन 15 मिनट में करने का कोशिश करो, प्रेशर को हैंडल करना सीखो, टाइमर लगाओ, देखो 15 मिनट में कितने क्वेश्चन कर पाओ। केमिस्ट्री तो 1 मिनट एक क्वेश्चन होना ही चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन है 1.5-2 मिनट ले सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन 1 मिनट में आपको करने हैं। Now, the second question, the energy of an electron in the ground state for helium। देखो बोर मॉडल का शॉर्टकट वाले जो फॉर्मूले है उससे क्वेश्चन आ गया। तो इसकी -x जूल है और आपसे पूछा जा रहा है बेरिलियम की कितनी होगी। तो आंसर x की टर्म में लिखना है। आपको ये फॉर्मूला पता है, -13.6 Z2 n2 eV। अब Z आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है। इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है तभी इन पे बोहर वाला रूल लग पा रहा है। बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली टू द स्पेसीज विच हैव 1 इलेक्ट्रॉन। तो Be3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, He प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, एटॉमिक नंबर डज नॉट डिफाइन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन से डिसाइड होता है, ठीक है। तो Z2 Z बराबर 4 रखते जाओ। तो पहले वाले के लिए आपका जो हीलियम है उसकी एनर्जी दे रखी है -13.6, Z2 4 हो गया और n2 1 है। तो ये आ गया x की वैल्यू आ गई -13.6 इंटू 4, ये हमारा x है। अब बेरिलियम की क्या आएगी, बेरिलियम का क्या आएगा, माइनस का 13.6 इंटू Z2। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 और n उसके लिए 2 दे रखी है। तो ये कितना आ गया, ये भी आपका कितना आ गया, ये हमें -x दे रखा है आंसर, और आप देखो ये भी -13.6 इंटू -4 आ गया, -13.6 इंटू 4 आ रहा है बेरिलियम की एनर्जी। तो क्या इसको भी -x लिख सकते, दोनों सेम ही तो है। ऊपर वाली आ रही है -13.6 इंटू 4, ये -x के बराबर है, तो दूसरी वाली भी तो यही आ रही है, तो ये भी तो -x के बराबर होगी। तो ये हमारा आंसर है कि बेरिलियम की एनर्जी सेकंड शेल, बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर सेकंड शेल में है तो आपकी -x ही। माइनस इसलिए होती है क्योंकि न्यूक्लियस ने इसे पकड़ रखा है, और इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी 0 होती है जब n हो जाता है इनफाइनाइट, मतलब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस एटम को छोड़ के जा चुका है, तब हो जाती है उसकी एनर्जी 0 और वो उसकी मैक्सिमम एनर्जी। बुक्स की बात करें बच्चों, आप एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे से करो, उसके क्वेश्चंस करो, उसकी थ्योरी से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन फिजिकल में बहुत सारे आ जाते हैं। अगर कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है तो फिजिकल की लाइन में ही होगा, एनसीईआरटी की लाइन में ही दे रखा होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर से अगर थ्योरेटिकल मुश्किल क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है ना PYQ में, तो वो आप ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो दे रखा है। जैसे वेव फंक्शन से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, लगता है मुश्किल है पर एनसीईआरटी में दे रखा होता है। फिर अगर आपने ये कर ली है तो आपने PYQ करने हैं, 15-18 साल के आप PYQ कर सकते हो, 15 साल बहुत होंगे। फिर KL अगर आपको लग रहा है थोड़ा और लेवल बढ़ाना है तो आप ICSE की बुक्स के क्वेश्चंस कर सकते हो, उससे थ्योरी पढ़ सकते हो, और फाइनली आप GRP पब्लिकेशन को देख सकते हो। बहुत टफ क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के करके फायदा नहीं, आपको जेई के PYQ की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। अगर आप करना भी चाहते हो तो आप 2015 तक के करना, उसके बाद का लेवल बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया, जेई का समय बर्बाद होगा। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन उसके कर लो, बट फिजिकल उसके करना टाइम को बर्बाद करो।
जेई वाले को 90% स्कोर नहीं करना गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, उसको 50% करना होता है। 300 में से 150 नंबर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। आपके आएंगे 720 में से 360, तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं, प्राइवेट मिलेगा, वो भी मैनेजमेंट सीट से लेना पड़ जाएगा, ठीक है, कभी कभी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और फाइनली अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, संग में काउंसलिंग की भी बच्चों में हेल्प करता ही रहूंगा। आप देखो, आप 2025 में कर्नाटका का फॉर्म पहले से भरना जाता है, केरला का फॉर्म पहले से भरा जाता है, कौन से कॉलेज को टारगेट करना चाहिए, कहाँ से कॉलेज अच्छा रहेगा, कौन पीजी में फायदा देता है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के बैच के साथ मैं ये बातें भी आपको बताते चलूंगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में 7 चैप्टर है, रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैं एक मान रहा हूँ। 3 महीने में मैं आपकी ये करा दूंगा। 4 क्लासेस होंगी हफ्ते में, शाम 6 बजे टाइम रहेगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। संडे को, हर संडे को हमने जितना भी पढ़ा है उससे क्वेश्चंस करेंगे। पीवाईक्यू तो मैं कराऊंगा ही, आपको अलग लेक्चर है उसका, बट ये वो क्वेश्चन होंगे जो आ सकते हैं, या फिर आपने कभी, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने मुझे शेयर करी है, तो वो संडे को हम सारी डिस्कस करा करेंगे। 15 साल के क्वेश्चंस मैंने आपको कराने हैं, सारी थ्योरी और सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम संडे को प्रैक्टिस करेंगे। 8,000 रुपए इसकी कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चे नहीं चाहिए, ज्यादा बच्चे आप लोगों के लिए भी दिक्कत होती है, मुझे भी दिक्कत होती है, ठीक है ना, इतना हैंडल करना। ऑनलाइन फिर समझ में आ नहीं पाता बच्चों को, बहुत ज्यादा बच्चा हो जाता है, मैं भी पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाता, ठीक है। मैं स्पेसिफिकली स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बैच रखता हूँ, तो भाई मुझे पता होगा इतने बच्चे हैं, उनकी क्या क्या जरूरत है, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बच्चे हो जाने से क्या हो जाता है, फिर मैं पढ़ाऊंगा और चला जाऊंगा, ठीक है। तो फिर वो भी एक अच्छा अप्रोच होता है, उसमें फिर कुछ बच्चों का तो फायदा हो जाता है, फिर सबका नहीं होता। ओके, तो ये सब वाली अप्रोच मैं लेके चल रहा हूँ। तो जितने भी बच्चे होंगे, चाहे 5 होंगे चाहे 4 होंगे, उन चारों की सारी प्रॉब्लम्स 3 महीने में फिजिकल केमिस्ट्री की सारी मैं खत्म करते चलूंगा। उनको जो जो चीजें ज्यादा मुश्किल लग रही होंगी उस पर ज्यादा टाइम दे देंगे, और वो क्वेश्चन मुझे शेयर करेंगे, तो फिर संडे को वो भी मैं डिस्कस करा करूंगा। ये संडे का बैच पीवाईक्यू हमने करनी है। तो अगर आपको लगता है कि आपको स्पेसिफाइड एक बैच में ज्वाइन करना है जहां ज्यादा स्टूडेंट्स ना हो, जहां हमारी बात सर तक फौरन पहुंच सके, ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत चीजें, जैसे कोई चीजें हम नहीं पूछ पा रहे, डाउट है, ये टॉपिक को हमें ज्यादा दोबारा पढ़ना है, तो उस चीजों को हम हैंडल कर सके, कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं इसके रिगार्डिंग, फिजिकल के रिगार्डिंग, तो हमको सर को शेयर करें, और सर पे भी इतना टाइम हो कि वो सबके क्वेश्चन देख पाए। अब 50-60 बच्चा होगा तो हर बच्चे का डाउट नहीं सॉल्व हो पाता, ठीक है। तो यही इस बैच में, क्योंकि देखो मुझे भी अपना देखना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग कि भाई 3 महीने 2,500 रुपये, अगर आप पर्सनली किससे पढ़ोगे तो 2,500, 2,600 रुपये हो गया लगभग महीने का, और 4 क्लासेस मेरी हफ्ते में रोज। बाकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा, आपको कॉलेजेस के बारे में बताता रहूंगा, और आप टेलीग्राम से जरूर जुड़े, वहां पे पीडीएफ, और इंस्टाग्राम से आप जुड़ सकते हो, बट एक्टिविटी रखना, पढ़ाई करो। तो टेलीग्राम पे आप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे पीडीएफ काउंसलिंग के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स वहां पे मैं शेयर करता रहता हूँ। इस वीडियो ने आपकी जरा सी भी हेल्प करी तो आप लाइक करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं नीट की केमिस्ट्री में हेल्प, प्लस कॉलेजेस, एमबीबीएस, काउंसलिंग, फीस के रिगार्डिंग, कट ऑफ के रिगार्डिंग आप डेली अपडेट्स चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करे रहना और बने रहना। ऑल द बेस्ट। नीट 2025 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर आपको चाहिए और आप पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो आपको लाने होंगे 660 प्लस मार्क्स, और अगर आप चाहते हो एक अच्छा एम्स जैसा कॉलेज, तो 700 प्लस। बहुत अच्छे कॉलेज अब 700 प्लस में मिलेंगे। अच्छा एम्स दिल्ली हो गया, जिपमर हो गया, 700 से ऊपर नंबर आपको टारगेट करना है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।